नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और पीसीएस अभ्यास को ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में थोड़ा बीच में 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, ठीक है। थोड़ा कुछ काम से बाहर गए हुए थे नहीं, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी ब्रेक हो गई। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मुझे लग रहा है 10वीं क्लास है हमारी एंशिएंट इंडिया की। 9वीं क्लास थोड़ी छोटी क्लास थी, अराउंड 40 मिनट की क्लास थी, बहुत सारी चीजें छूट गई थी। बेसिकली थोड़ा जो अशोका मुझे कंप्लीट करा था 9वीं क्लास में, वो छूट गई थी। खैर, आज वो चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आज वही नहीं, आज पूरे मौर्यन पीरियड को ही कंप्लीट करेंगे विश्वास के साथ। आज की क्लासेस कॉन्सेप्चुअल भी होंगी, जैसे हम लोग अशोका से रिलेटेड थोड़े फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और पेपर में अब मौर्यन पीरियड से इसके बाहर क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। आप एकदम निश्चिंत भाव से इस क्लास को करते रहिए। नोट्स मैंने शेयर कर दिया था, अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो लग जाओ, कहीं कोई देर ना हो, इसके लिए लग जाओ। हमने अशोका के अभी हम लोग क्या है, अशोका के वृहद शिलालेख पढ़ रहे थे। तो अशोक से संबंधित जो जानकारियां हैं, आप देखो कि बहुत सारी जानकारियां, अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, सामाजिक सिस्टम कैसा था, अशोक ने धर्म को स्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, बहुत सारे अशोक के जो ऑफिसर्स हैं या अशोक की जो बाउंड्री कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि सीमावर्ती राज्यों के बारे में भी अशोक अपनी चर्चा करता है। कहां से? इसी अभिलेख से। तो होता क्या है कि हमको, यानी अशोक की जो वृहद शिलालेख है, ये अशोक के ड्यूरेशन की बहुत सारी चीजें, चाहे वो धार्मिक चीजें हो, एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित चीजें हो, सोसाइटी संबंधित चीजें हो, तो उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो हम उसमें पहला और दूसरा शिलालेख देख लिए थे, जिसमें था प्रथम शिलालेख जो कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है। यानी ये कहता है मैं भाई सबका अभिभावक हूं, तो मेरा काम क्या है कि मैं सभी मनुष्यों का कल्याण करूंगा, जिसमें मैं किसी भी चीज को, कास्ट सिस्टम हो, वर्क सिस्टम हो, मैं कुछ भी ध्यान नहीं दूंगा। अशोक चूंकि समय के साथ बौद्धिज्म को सब स्वीकार कर लिया था, और बौद्धिज्म हमको पता है कि कर्मकांड के अगेंस्ट था, तो यानी पशु बलि निषेध भी अशोक के धम्म में स्वीकार किया जाता है। और अशोक का धम्म मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब इसकी पहली जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी, कि अशोक का धम्म अपने अपने मॉरल धम्म है, मतलब नैतिक उत्थान से संबंधित एक धम्म है। वो बेसिकली किसी भी मनुष्य के नैतिक उत्थान पे जोर देता है, ठीक है। खर्चीले समारोह पे प्रतिबंध, ये पहले में बात थी। दूसरे में कहता है कि पहले में मैंने पशु बलि निषेध लगाया है, लेकिन हमारा काम क्या है कि जो रोग से ग्रसित पशु हैं भाई, या किसी कोई पशु चोटिल हो जाता है, तो उनके लिए क्या होगा, क्या उनके लिए अस्पताल नहीं होना चाहिए? तो द्वितीय शिलालेख में वो उनके लिए भी हॉस्पिटल स्टेब्लिश की बात करेगा। वो कहेगा पशुओं और मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, और इसी में वो कुछ सीमावर्ती राज्यों के ऊपर चर्चा करता है। इससे हमको अशोक के क्या है, राज्यों की सीमा भी पता चलती है। अशोक की कहां तक सीमा था, तो अशोक के राज्यों की तो सीमा पता चलती है, प्लस इसके समकालीन शासक कौन थे, इसके समकालीन राज्य कौन था, उसकी जानकारी मिलती है। जैसे ये कहता है द्वितीय शिलालेख में, चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, इनका बेसिकली उल्लेख करता है अपने द्वितीय शिलालेख में। तो ये पेपर में क्या होना है, यहां से देखो, नॉर्मली ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोक ने अपने शिलालेखों में किन किन राज्यों पे, किन किन सीमावर्ती राज्यों पे चर्चा किया है। तो आपको दिमाग रखना होगा कि ये वो द्वितीय शिलालेख में 5 राज्यों का उल्लेख है, ठीक है। अब देखो, मैं क्या कहता कि यहीं तक क्लास कंप्लीट थी, बीच में मैंने आपकी क्लास एक ब्रेक लेने के पहले ट्राई किया तक बना दूं, लेकिन वो थोड़ा किसी कारण से नहीं बन पाया, ठीक है। तो कुछ चीजें लिख गई थी, तो मैंने सोचा क्या डिलीट करूं, चूंकि लिख के ही बताना था, तो बेटर है कि मैं अभी समझा दूं, ठीक है। इसके लिए मैंने डिलीट नहीं किया। तो देखो, जो तृतीय शिलालेख है अशोक का, जो तृतीय शिलालेख, आपको लग रहा होगा कि सर ने पढ़ा दिया था, ठीक है। जो तृतीय शिलालेख उसमें क्या है, तो इसमें कुछ ऑफिसर्स की बात होती है, जैसे युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक और अमात्य नामक, महामात्य नामक ऑफिसर्स की उल्लेख करता है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली इसके ड्यूरेशन के ऑफिसर्स हैं जिनका उल्लेख करता है। अभी क्या है, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, जो जैसे देखो, जब अशोका का अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखेंगे कि अशोक ने क्या क्या था, या फिर मौर्यन ड्यूरेशन में क्या था कि अपने साम्राज्य को कई हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे आज देखते हो कि देश है तो विभिन्न राज्य हैं, फिर राज्यों के अंदर मंडल है, मंडल के अंदर जिले हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, तहसील है। तो इसी तरीके से क्या, और हर किसी का एक अपना अधिकारी है। इसी तरीके से मौर्यन पीरियड में भी था। तो युक्त की चर्चा आज के आप जिलाधिकारी से कर सकते हो, ये जिलाधिकारी था। रज्जुक के भी कई काम थे, जैसे ये धर्म अधिकारी भी थे, लेकिन रज्जुक का एक काम था, भूमि पैमाइश अधिकारी भी था रज्जुक। प्रादेशिक मंडल का अधिकारी हुआ करता था, प्रादेशिक मंडल का अधिकारी था। खैर, इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे, भी सेम चीजें देखेंगे, तो निश्चिंत रहो। तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की चर्चा मिलती है। चतुर्थ में वो धर्म का उल्लेख करता है, चतुर्थ शिलालेख में अशोक के धर्म के उल्लेख की जानकारी है। पंचम में धम्म महामात्रों, यहाँ पे धर्म लिखा गया है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, और इसी में हमको मौर्यकालीन समाज के ऊपर कुछ चर्चा भी मिलता है,
ठीक है, मौर्यकालीन समाज के ऊपर भी चर्चा मिलता है। तो क्वेश्चन अगर है मौर्यकालीन समाज की जानकारी अशोक के किस अभिलेख से मिलती है, तो अशोक के 5वें शिलालेख से, ध्यान देना अभिलेख नहीं शिलालेख, तो अशोक के 5वें शिलालेख से हमको क्या मिलती है कि मौर्यकालीन सोसाइटी की जानकारी मिलती है। ठीक, तो धम वर्ड अब देखो कहां पे है, तो धम की चर्चा आपको चौथे में, धम की चर्चा आपको 5वें में भी है। छठवां कहता है कि पहले में क्या कर रहा है, पहले में कह रहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो भाई संतान का काम क्या है, तो संतान का काम यह है कि भाई दिक्कत आ रही है तो वो बिना रोक टोक के अपने गार्जियन के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को बता देता है। गार्जियन फिर उस समस्या के निदान का जो भी सक्षम प्रयास है वो करता है। तो छठवें शिलालेख में देखो अशोक कहता भी यही है कि सभी जनता किसी भी वक्त मुझसे मिल सकती है। यहां पर जनता, आम जनता किस तरह कह रहा कि आम जनता के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है। और राजा का काम क्या है, राजा का काम है कि उनकी समस्याओं का निदान करना। ठीक है, अब देखो तो अशोक केवल प्रजा में नैतिक उत्थान की बात नहीं कर रहा है, अशोक स्वयं में भी नैतिक उत्थान कर रहा है। इससे अच्छा राजा का क्या एग्जांपल चाहिए आपको कि क्या है, किसी भी समय कोई भी कष्ट में हमारा लोग तो वो हमसे आके मिल सकता है, हमको कोई रोक टोक नहीं है। सातवां क्या कहता है, तो सातवां जो शिलालेख वो कहता है कि सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट बात क्यों है, क्या इस समय संप्रदायों में कट्टरता या हम लोग कह सकते हैं असहिष्णुता की भी भावना थी। तो एक चीज समझो आप लोग, हमने 600 BC में नवीन धार्मिक आंदोलन देखे, तो नवीन धार्मिक आंदोलन देखे तो बौद्धिज्म का उद्भव हुआ, जैनिज्म का उद्भव हुआ, हिंदुज्म में जो ब्राह्मणिज्म था, ब्राह्मणिज्म में आप देखोगे आपको देखने को मिलता है कि भाई भागवत धर्म आता है, शैव धर्म आता है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने मौजूद समस्याओं पे क्या किया, प्रहार किया। तो जाहिर सी बात है इनका आपसे भी कंपटीशन रहा होगा कि भाई हम अच्छे कि हम अच्छे। तो इससे क्या था, कहीं कि भाई धर्म का काम क्या था, तो धर्म का काम था सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो अगर इनमें ही सहिष्णुता का अभाव आ जाएगा तो फिर क्या होगा, सामाजिक जो कल्याण है उसकी जगह टकराव को बढ़ावा मिल जाएगा। तो इसी के लिए कहता है कि भाई कि हमको इनकी सहिष्णुता के भी काम करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करेगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी करता है। अष्टम शिलालेख धर्म यात्राओं का उल्लेख करना है। ठीक है, अशोक क्या करता है, धर्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख करता है। तो धर्म यात्रा कहां कहां किया है, कब कब कैसे कैसे, इस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि सबसे पहला इसने अपनी धर्म यात्रा कहां के लिए की, तो बोध गया के लिए की। ठीक है, जानना अभी मैंने धर्म यात्राओं का जो प्रारंभ है उसके ऊपर यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉलम बनाया है, वो मैं करा दूंगा। तो पहला बोध गया कि अपनी यात्रा करता है, दिमाग में रखना अपने शासन के 10वें वर्ष ये यात्रा आरंभ करता है। तो ध्यान देना, तो क्वेश्चन आपको आए कि अशोक के शिलालेख, किस शिलालेख में धर्म यात्राओं के ऊपर चर्चा है। तो धर्म यात्रा के ऊपर चर्चा पूछेगा तो धर्म यात्रा का आरंभ हुआ है 8वें शिलालेख में। ठीक है, 8वें शिलालेख में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अशोक के द्वारा धर्म यात्राओं को प्रारंभ कब किया गया, तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्राओं को प्रारंभ करता है। कब, 10वें वर्ष। वो पहला धर्म यात्रा जो करता अपना वो बोध गया जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान लिख भी देता हूं। ठीक है, कि अपने राज्याभिषेक की वो क्या करता है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया जाता है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो क्या करेगा, बोध गया जाएगा। बोध गया जाता है। आगे बात समझ में, तो हमको एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गया भैया कि जो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष क्या करता है कि वो अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ करता है। और उल्लेख कहां पे है, तो 8वें में। तो समझो कि दो का डिफरेंस है, 8वां शिलालेख और 10वां वर्ष। ठीक है, 9वें में क्या है, 9वें में कहता है कि भाई धर्म समारोह का आयोजन करो। जब समारोह का आयोजन करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने जो आइडियाज है, जो आपके धर्म के कॉन्सेप्ट है, उद्देश्य है, उस पर चर्चा करते हो। तो आपके धर्म का प्रचार होता है। आपने जैनिज्म में भी देखा होगा जैन संगीतियां, आपने बौद्धिज्म में भी बहुत संगीतियां देखा है। ठीक है, 9वें के बाद से 10वां, तो 10वें में क्या कहता है कि धर्म नीति को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, बोलेगा कि मानव कल्याण के लिए इस धर्म नीति का पालन करना बहुत ही उचित है। तो धर्म नीति की सर्वश्रेष्ठता का जो पे चर्चा करता है वो 10वें शिलालेख में धर्म नीति की सर्वश्रेष्ठता पे चर्चा करता है। 11वें शिलालेख में धर्म नीति की अपनी व्याख्या करेगा। और 12th में कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करता है। 12th में क्या उल्लेख करेगा, तो धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करेगा। धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख करेगा। ठीक है, देखो तो अगर पेपर में क्वेश्चन है कि धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो 10th में, 10वें में। अगर पेपर में क्वेश्चन है कि सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की भावना स्टेब्लिश होनी चाहिए, ये किसने कहा, तो 7वें में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। तो दो एक दूसरे से रिलेटेड है, खैर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा।
ठीक है। 13वें शिलालेख जो कि बेहद इंपॉर्टेंट शिलालेख है, 13वां शिलालेख जो कि इसका बेहद इंपॉर्टेंट शिलालेख है, उसमें क्या कहता है, तो उसमें कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है। हम होता कि उड़ीसा में का जो बेल्ट है वहां पे कलिंग डायनेस्टी था, तो कलिंग युद्ध लड़ेगा, और कलिंग युद्ध लड़ेगा तो कलिंग पे विजय कई ने प्राप्त किया। हमने कलिंग विजय में नंदों में भी देखा था, तो नंदों ने भी कलिंग विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आप बताओ महापद्म नंद ने या घर नंदे, तो जाहिर बात है महापद्म नंद ने कलिंगा युद्ध लड़ा था और जीता था, और वहां से जिन की प्रतिमा उठा के मगध लेके आ गया था। तो अशोक भी क्या करेगा, समय के साथ भाई कलिंग अपने आप में स्वतंत्र व्यवहार करेगा, तो अशोक क्या करेगा, कलिंग युद्ध लड़ेगा, कलिंग युद्ध लड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारा जो कहा जाता है कि जो अशोक का इसी कलिंग युद्ध के लड़ने के 1 साल पहले अशोक क्या कर रहा है, कश्मीर में युद्ध लड़ रहा है, और वहां पे भी अपना शासन स्टेब्लिश करता है, जिसकी चर्चा हमको कल्लड़ की राजतरंगिणी से मिलती है। तो कलिंग युद्ध जब वो लड़ता है तो कलिंग युद्ध में भाई अशोक विजयी होता है, क्योंकि अभी जब हम लोग अशोका की आर्मी पढ़ेंगे, जो चतुरंगड़ी सेना थी, जो कौटिल्य ने अपनी अर्थव्यवस्था में लिखा भी है कि भाई अर्थशास्त्र में कि मॉर्गन्स पीरियड में चतुरंग आर्मी व्याप्त थी, मतलब चतुरंग सेना थी। तो भाई एक तो योग्य, दूसरे आर्मी भाई बढ़िया, तो सिंपल सी बात है कि विजय तो होना ही है। इसमें इतनी हत्याएं हो जाती हैं, इतना हत्या हो जाता है कि इससे अशोक बहुत ही द्रवित हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा भाई कि युद्ध कुछ रखा नहीं है, झूठ में सीमा विस्तार के लिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, इससे जो जन हानि होती है इससे मन का बड़ा नुकसान है भाई। वो बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है, और यहीं से उसका झुकाव किधर हो जाता है, जैनिज्म की तरफ कि बौद्धिज्म की तरफ, बौद्धिज्म की तरफ। आप बोलोगे सर कि कैसे पहचानेंगे कि जैनिज्म की तरफ, अगर पेपर में भूल गए तो कैसे सोचेंगे कि बौद्धिज्म की तरफ था या जैनिज्म की तरफ था। तो जैनिज्म, ध्यान देना, बौद्धिज्म मध्यम मार्ग को अपनाएगा, और जैनिज्म क्या कहता है कि भाई कठोर अहिंसा के पालन की बात करता है। वो कहता है कि हमको एग्रीकल्चर भी नहीं करना चाहिए, हमको व्यापार में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापार में जीरो अहिंसा का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में जीरो अहिंसा का सहारा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको बहुत सारे कीट पतंगों को मारने के लिए दवा वगैरह छिड़कनी पड़ती, यानी खेती करने में बहुत सारे कीट पतंगे मारे जाते हैं। तो जैनिज्म टोटली अहिंसा को ब्रेक की बात करता है, लेकिन वही बौद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करेगा। वो कहेगा नहीं भाई कि ठीक है इतनी चीजें नहीं करेंगे कि हम एग्रीकल्चर ही ना करें, वो कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, आप देखो कभी अशोक अपनी आर्मी नहीं भंग करता है, आर्मी उसके पास है, तलवारें उसके पास है। ठीक है, बहुत सारे लोग को वो तलवार के दम पे चुनौती भी देता है कि समझ जाओ नहीं तो तलवार छोड़े बस है, चला भी देंगे, धमकाता भी है। तो ये बताता है कि अशोक बौद्धिज्म की तरफ था, मतलब मध्यम मार्गी था। ठीक है, इसके समकालीन कुछ विदेशी राज्यों का, देखो समकालीन देशी राज्यों का तो उल्लेख हमने देखा ही सीमावर्ती दूसरे शिलालेख में। 13वें में कुछ विदेशी राज्यों का उल्लेख है, जैसे एंटियोकस का नाम इसमें है। ठीक है, एंटियोकस का नाम इसमें है, इसमें टॉलमी द्वितीय का नाम लिखा गया है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में आप एंटीगोनस का नाम देखोगे, एंटीगोनस का नाम है। ठीक है, 13वें शिलालेख में आपको मानस का उल्लेख है, 13वें में क्या आपके मानस का उल्लेख है, और अलेक्जेंडर का उल्लेख है। यहाँ पे अलेक्जेंडर, यही तो देखो कल की क्लास में लिया था, लेकिन क्लास आपके पास जा नहीं पाई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर का उल्लेख है। तो ये वो विदेशी राज्य है जिनका उल्लेख है। ठीक है, ये क्या है, ये वो विदेशी समकालीन विदेशी शासक ले देते हैं यहां पे, समकालीन विदेशी शासक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय शिलालेख में समकालीन देशी शासकों के बारे में चर्चा है, और 13वें शिलालेख में समकालीन विदेशी शासकों के बारे में चर्चा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख से संबंधित ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, समकालीन विदेशी शासक। आगे बात समझे मेरे भाई। तो ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, इससे हमारा जो भी कंटेंट है वो अशोक के अब इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो, यहीं से आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतने में क्या क्या याद करें, तो आप 13वां याद करो। अब बोलोगे सर 14वां हमने पढ़ा है, तो 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये आपको यहाँ पे कहीं लिख देना, 14वें शिलालेख के बारे में स्पेस नहीं है। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब देखो, पहला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टिक नहीं मारता हूं, आप बाद में भूल जाओगे, ऐसे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट। दूसरा वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिमाग रखना। ठीक, तीसरे में चूंकि अधिकारियों की नियुक्ति करता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें की जानकारी किसमें है, पंचम में, ये भी पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से सीधा जो पेपर में आप क्या हुआ है वो, हाँ ये धार्मिक सहिष्णुता वाला क्वेश्चन पेपर नहीं, छठवां वाला पेपर में आया हुआ है। सिस्टम, आम जनता किसी भी वक्त आके राजा से मिल सकती है। 13वां वाला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इतनी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हमको जानकारी देना चाहिए, बाकी आप रीडिंग किए रहो, काम आपका चल जाएगा।
अब हम लोग आते हैं धम्म यात्राओं का प्रारंभ देखेंगे। तो प्रारंभ तो खैर हमने देख ही लिया, 8वां शिलालेख पढ़ा तभी समझ गए कि भाई बोध गया से उसने क्या किया था, अपनी धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया था। लेकिन हमको केवल ये तो नहीं देखना है कि भाई बोध गया, और आगे क्या होता है। तो 10वें वर्ष इसने ये किया, फिर बीच में होता बहुत सारी लड़ाइयां लड़ेगा। इसका एक जो धर्मा टूर है वो बेहद फेमस है, और वो लुम्बिनी गांव का जो धर्मा टूर है वो उसका बड़ा फेमस है, लुम्बिनी गांव। यही लुम्बिनी ग्राम के धर्म टूर से हमको पता चल जाता है कि किस किस टाइप के टेक्स्ट भी आप समझ सकते हो, कुछ टेक्स्ट की जानकारी मिलती है। देखो लुम्बिनी क्या है, तो भगवान बुद्ध का हमको पता है कि बर्थ प्लेस, तो वो, और ये क्या है, इसने किस धर्म को का संरक्षण बन गया है, तो इस संरक्षण करता है बौद्धिज्म का, तो भगवान बुद्ध के बर्थ प्लेस पे जाएगा। तो वहां पे जाता है, ये जानकारी हमको मिलती है लुम्बिनी गांव उसके जाने की, कि भाई ये 20वें वर्ष जाता है नंदना। अभी इसको हम लोग क्रम लगाएंगे, ये 20वें वर्ष जाता है लुम्बिनी गांव कब जगह, 20वें वर्ष, शासन के 20वें वर्ष। आप बोलोगे सर क्या 10 वर्ष के बीच में कोई यात्रा ही नहीं किया, 10 वर्ष यहाँ पे और 10 दूना 20, क्या 10 वर्ष कोई यात्रा ही नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, अभी हम लोग का चर्चा करेंगे। लुम्बिनी गांव का चर्चा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन क्या सकता है। लुम्बिनी गांव में क्या हुआ था, ये 20वें वर्ष जाता है, और जब वो जहां जाएगा तो वहां पे एक शिलालेख स्टेब्लिश करता है, तो लुम्बिनी शिलालेख हम लोग जानते हैं। लुम्बिनी शिलालेख से यहाँ पे कुछ इसकी आज्ञाओं की चर्चा मिलती है। यहां जाकर वो कहेगा कि भाई हम बलि नामक कर को समाप्त करते हैं, ठीक है, क्या करेगा, बलि नामक कर समाप्त कर देगा, ठीक है, बलि नामक कर समाप्त करेगा या घटाएगा, ठीक है। यहां पे जो लैंड रेवेन्यू लेता था वो पहले 1/6, मौर्यंस में जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/6 था, दादा 1/6 लैंड रेवेन्यू था, और लैंड रेवेन्यू को घटा के क्या कर देगा, 1/8 कर देगा। भाई की बोलेगा कि भाई पहली बार कि 1/6 को क्या कर दो आप, 1/8 कर दो, तो लैंड टैक्स को क्या करता है वहां पे, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। भाई कि हम वहां पे गए हैं तो पहली बात तो लैंड टैक्स से डिक्रीज कर देते हैं। उत्पादन में पहले 1/6 भाग लिया जाता था, और अब क्या लिया जाएगा, उत्पादन का 1/8 भाग लिया जाएगा, ठीक है। देखो, और इस टैक्स को हम क्या कहते थे, तो इस टैक्स को हम कहते थे भाग कर। तो भाग कर क्या किया इसने, भाग कर को रिड्यूस किया गया था, भाग कर को समाप्त नहीं किया गया था, भाग कर को रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था 1/6 से 1/8। और बलि नामक कर के ऊपर मैंने चर्चा आपको सही बताई थी, बलि नामक कर को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो बलि टैक्स को यहां पे समाप्त कर दिया था, यही हम लोग लिख लेंगे, बलि नामक जो एक कर था उसको समाप्त कर दिया था, यहां से नामक कर समाप्त कर दिया गया था, ओके, बलि नामक कर समाप्त कर दिया गया। तो ये था आपकी लुम्बिनी ग्राम में बलि नामक कर समाप्त था, और भाग कर को रिड्यूस किया गया था। ये फैक्ट हमेशा दिमाग रखना। बीच में राजाभिषेक के 14वें वर्ष वो नेपाल की तराई क्षेत्र, हम होता है नेपाल का तराई क्षेत्र जो निगाली सागर है, निगाली सागर से हमको अशोक के लघु स्तंभ लेख भी मिलते हैं, ठीक है। निगलीवा जो लघु स्तंभ लेख है वो यहीं से मिलता है, नेपाल की तराई में। वो वहां भी यात्रा करता है और वहां पे एक शिलालेख स्टेब्लिश करेगा, तो वहां से भी हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो निगाली सागर में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया था। कहां पे, 14वें वर्ष। इससे क्या चर्चा मिलती है हमको कि धम्म यात्राओं में जो उसका 14वें वर्ष वो कहां का यात्रा करता है, 14वें वर्ष। तो 14वें वर्ष इसका यात्रा है कहां के लिए, तो निगाली सागर के लिए। निगाली सागर, निगाली सागर कहां है, निगाली सागर आपका है नेपाल में। तो यहां पे जाता है, तो यहां पे क्या करेगा वो, तो वहां पे एक बौद्ध स्तूप है, कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को दोगुना कर देगा। कनक मुनि, इसको पेन दूसरा सेलेक्ट कर देते हैं, कनक मुनि बुद्ध स्तूप को दोगुना कर देगा। बुद्ध स्तूप को आकार कैसा कर देगा, दोगुना। स्तूप का कहा जाता है इसने अपने ड्यूरेशन में बहुत सारे मतलब बौद्धिज्म का बहुत उत्थान किया, ठीक है। बहुत लंबा डाटा मिलता है कि इसने बहुत सारे बौद्ध, मतलब हजारों की संख्या में इसने बौद्ध स्तूप स्थापित किया था, ठीक है। हजारों की संख्या में इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक। तो कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को दोगुना करा था। सबसे ज्यादा बौद्धिज्म का प्रचार इसी के ड्यूरेशन में हुआ था, क्योंकि आप देखोगे कि धम्म प्रचार के लिए बौद्धिज्म, खैर बौद्धिज्म के प्रचार के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इसका अपना धम्म था उसके प्रचार के लिए अपने लोगों को बहुत दूर दूर तक भेजता है। भारत के बाहर भी अगर हम लोग सांस्कृतिक जुड़ाव देखेंगे, आज हम लोग जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे चर्चा करते हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो हम लोग कल्चरल जुड़ाव व्याप्त करते हैं ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, तो वो यही है, बौद्धिज्म ही है। अशोक ने कई सारे मिशन भेजे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, पड़ोसी देशों में, चाइना में भी। इसके पीछे देखिए, जैसे इसने यमन देश में महारक्षित नामक एक धर्म प्रचारक भेजा था, ठीक है, ध्यान रहा, महारक्षित नामक एक धर्म प्रचारक यमन देश भेजा था। धर्मरक्षित नामक इसने एक जो प्रचारक था, धर्म प्रचारक था, उसको अपरांतक देश भेजा था। कहां पे, अपरांतक देश। तो क्वेश्चन भी आता है कि महारक्षित को कहां भेजा और अपरांतक को कहां भेजा। तो ध्यान रहा, महारक्षित नामक जो धर्म प्रचारक था उसको यमन देश भेजा था,
और धर्म रक्षित नामक जो था उसको अपरांतक भेजा था। तो महारक्षक क्या है, वन का रक्षक, तो इसे समझना कि यवन देश, ठीक है। अब ये बस दिमाग में याद करने का तरीका है, ठीक है। और धर्म रक्षित को कहां भेजा था, तो धर्म रक्षित को अपरांतक भेजा था। कहां पे, अपरांतक देश। बाकी हम लोग जानते हैं महेंद्र जो कि अशोक का पुत्र था, इसको सिंगल देश यानी आज के श्रीलंका से चाचा है कि वहां भेजा था, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, संघमित्रा को भी इन्होंने क्या भेजा था, तो बेटे के साथ भेजा था। यानी बेटा और बेटी दोनों ही लोग धम्म की यात्रा करते, यानी धम्म का प्रचार करने का गए थे, श्रीलंका गए थे, ठीक है, श्रीलंका गए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे हमको जानकारियां मिलती हैं। सोना और उत्तरा नामक एक धम्म प्रचारक थे जिनको थाईलैंड और म्यांमार यानी उस वक्त इनको स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे, तो स्वर्ण भूमि भेजा था सोना और उत्तरा को कि भैया आप वहां पे जाओ, आप वहां पे धम्म का प्रचार करो। एक धर्म प्रचारक था जिसका नाम था महादेव, जिसको, ठीक है, महिष मंडल यानी आज की मैसूर से चलता मिलती कि वहां भेजा था भाई कि साउथ में भी धम्म का प्रचार हो। तो साउथ में धम्म का प्रचार हो या फिर कहां पे, विदेशों में धम्म का प्रचार हो, चाहे थाईलैंड की बात हो, म्यांमार की बात हो, मैसूर की बात हो, यमन देश की बात हो, इन देशों में भी धम्म का प्रचार अशोक के द्वारा कराया जाता है। अब हम अशोक के सप्त स्तंभ लेखों को देखेंगे, जिसके बारे में नाम तो मैंने पहले लिख दिया, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयागराज, सबाजगढ़ी और मानसेरा। अब देखो दिल्ली टोपरा, तो एक्चुअली क्या है, ये अब स्तंभलेख आपको टोपरा में नहीं देखने को मिलेगा, ये स्तंभलेख अब कहां पे है, ये दिल्ली में है। तो टोपरा में एक्चुअली अशोक ने इस स्तंभलेख को टोपरा में स्टेब्लिश करवाया था और एक को मेरठ में। तो इसको उठा के इन दोनों को क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसको उठा कहा लेता है दिल्ली। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ये याद करना कि इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहां लाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। आगे बात समझ में, तो एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब यही है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रयाग स्तंभ है, तो प्रयाग स्तंभ मतलब जो स्तंभ लेख है, इसको क्या हुआ था, अकबर के द्वारा इसको दे देना कि इसको अकबर लाके क्या करेगा, अपना इलाहाबाद जो महल है वहां पे स्टेब्लिश कर लेगा, ठीक है। तो अकबर ने कौसाम्बी स्थित, और ये स्थित कहां पे था, तो कौसाम्बी में, तो यहां पे लेते हैं कौसाम्बी स्थित इस अभिलेख को, स्तंभ लेख को, ठीक है, कौसाम्बी स्थित था, इसको अकबर क्या करेगा, इलाहाबाद लेते आएगा, ठीक है। और ये नाम किस नाम से फेमस हो जाएगा, तो प्रयाग स्तंभ लेख से अकबर लाया, ऐसे समझ सकते हैं कि कौसाम्बी से अकबर क्या करता है, इसको प्रयाग लेके आता है। तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख जैसे सांची का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, कौसाम्बी का, रुमिंदी, निगलीवा हमने पहले बताया निगलीवा कहां पे है, तो इसको हम लोग निगाली सागर भी कहते हैं। ये आपका नेपाल की तराई में पड़ेगा, नेपाल में हम लोग कह सकते हैं। ये भी हम लोग जस्ट पढ़ा कि 14वें वर्ष अशोक ने क्या किया था कि नेपाल का भ्रमण किया था और वहां पे जो कनक मुनि का स्तूपा था उसको दोगुना करवाया था। रुमिंदी कहां पे है, तो रुमिंदी भी आपके नेपाल में ही है। तो अशोक के दो लघु स्तंभ लेख कहां पे है, तो वो है नेपाल। ये बताता है कि नेपाल पे भी अशोक का कंट्रोल लगा। भाई वहां पे अगर हम अपना जाके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल होगा तभी ना करेंगे, समझना बात को। अब भारत जाके नेपाल में थोड़ी करेगा, भारत बांग्लादेश में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थोड़ी करेगा, भाई बांग्लादेश करेगा, हम नहीं कर रहे मीन्स हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन करेंगे वहां पे। अब बात थी कौसाम्बी, देना तो कौसाम्बी ये क्या है, ये आपके इलाहाबाद के ही निकट है, इलाहाबाद के निकट है, ठीक है। और कौसाम्बी की स्तंभ लेख को क्या हुआ था, तो कौसाम्बी की स्तंभ लेख को आपके उठा के कौन लेके आया था, अकबर लेके आया और इलाहाबाद के महल में रख दिया था। सारनाथ, तो सारनाथ वाला जो लघु स्तंभ लेख है वो कहां पे स्थित है, तो सारनाथ आपको पेपर में क्वेश्चन भी बन गया था कि सारनाथ कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी, ठीक है। और वाराणसी का अगर कल को आपको सांस्कृतिक महत्व पूछे तो ठीक है, सारनाथ के बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। याद रखना, यहीं से GS5 में एक स्टेटमेंट दिमाग में रख लेना, कभी भी आए तो सारनाथ का उल्लेख आपको जरूर करना है, ठीक है। अब हमारी बारी है सांची की। तो सांची क्या है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और जहां तक मैं समझ रहा हूं सांची ही अभी रिसेंट में पहला जिला, मतलब हाँ सांची को हमको लगता है पहला जिला बनाया गया
सोलर मतलब सौर ऊर्जा से संचालित पहला जिला बना है। एक बार ये फैक्ट बता रहा मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ सांची के बारे में, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ वो सांची ही है जिसको सौर ऊर्जा संचालित पहला जिला घोषित किया गया है। एक बार इसको कमेंट जरूर करना कि सर यहाँ पे थोड़ी सी एरर होगी या सही है सर, ठीक है, तो इसको कमेंट जरूर करना। अब हम लोग देखेंगे डिक्लाइन कैसे होती है। हालांकि डिक्लाइन कैसे होती है तो इसके पीछे अशोका की पॉलिसी को बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। अशोका की पॉलिसी को बहुत ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भाई अशोक ने क्या किया कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार ही डाल दिया कि भाई हम हथियार ही नहीं चलाएंगे। तो जब आप हथियार नहीं चलाते हो तो आंतरिक षड्यंत्र बढ़ जाता है। आप जब तक ताकतवर हो तब तक षड्यंत्र नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखो, अगर शिवाजी ने संभाजी को तैयार नहीं किया होता तो सोचो कि क्या कभी मराठा साम्राज्य विस्तार हो पाता? क्या मुगलों के दूसरे विकल्प के तौर पे देखो, एक अभी छावा मूवी आई ना, मतलब एज अ हिस्ट्री के टीचर मुझे खुद भी शर्म आती है कि इतिहास में संभाजी के बारे में इतना कम लिखा था। केवल एक स्टेटमेंट लिखा मिलता है कि भाई अब अपनी बुक्स पढ़ लो कि शिवाजी के साथ संभाजी को भी क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट नहीं मिलता है। जो हिस्ट्री एक तो सच है कि मतलब देखो इतिहास क्या ना कि जो शासन जैसी व्यवस्था रहेगी, जैसी आइडियोलॉजी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाती है, ठीक है। तो इतिहास की पुनर्लेखन की इसी के लिए संभावना व्याप्त होती है क्योंकि साक्ष्य बहुत मौजूद है। बस बात है उन साक्ष्यों को कलेक्ट करके बहुत बढ़िया हिस्ट्री लिखना। एक बार आप सब छावा मूवी जरूर देखना। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं बट आपको प्राउड फील होगा, बहुत प्राउड फील होगा। मतलब आपको शिवाजी संभाजी को लेकर जो रिस्पेक्ट है ना वो अथाह बढ़ जाएगी, मतलब अथाह, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो एक बार जरूर देखना। मैंने देखी है मूवी यार, मतलब बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी मूवी है, ठीक है, तो देखना जरूर। तो और ब्राह्मण, अब देखो ये क्या कर रहा है, खुद का धम लेके आ रहे हैं तो प्रतिक्रिया भी झेलते हैं। तो ये सब बेसिकली रीजंस थे अशोका के डिक्लाइन करने के। तो अशोका के बाद के लोगों की तो इतनी जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने कुछ बढ़िया किया ही नहीं है। जैसे इसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था तीवर। तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है, कि ठीक है ये भी क्या है, तीवर भी कुछ समय तक शासनोषण किया है। इसकी एक पुत्र की चर्चा मिलती है, ठीक है, तीवर के बारे में। इसका एक पौत्र था दशरथ, उसके बारे में भी चर्चा मिलती है। बृहद्रथ को अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है। तो माना जाता है कि बृहद्रथ क्या था, बृहद्रथ अंतिम शासक था। बृहद्रथ क्या था, अंतिम शासक था मौर्यों का, ठीक है, अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या, देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब आप बोलोगे युद्ध नहीं करेंगे तो दरबारी षड्यंत्र बढ़ जाएगा। आपके जो अपने ताकतवर लोग हैं वो उनकी आशा बढ़ जाएगी भाई हम क्या हो जाए, अब हम ही सम्राट हो जाए, अब हमारी वंश चलना स्टार्ट हो जाए। तो बृहद्रथ क्या होगा, बृहद्रथ अति कमजोर शासक साबित होगा क्योंकि अंतिम शासक था तो जाहिर बात है कमजोर होगा। तो इसी का एक सेनापति था, इसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये क्या करेगा, बृहद्रथ की हत्या करेगा और यहीं से शुंग वंश की नींव पड़ जाएगी, शुंग वंश की नींव पड़ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले हमने देखा कि भाई कि मगध पे कौन सी डायनेस्टी आती है, तो हरियंक डायनेस्टी आएगी। आगे बात क्लियर। हरियंक का प्रथम शासक और लास्ट शासक आपको तैयार कराया था, आपको याद करना रहेगा। उसके बाद हमने, हमारी बारी किसकी थी, अगला शुष्नाग वंश, ठीक है। तो उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक, फिर नंद वंश उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक, फिर मौर्यन पीरियड उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक, फिर आपका आता है शुंग वंश, इसका प्रथम और अंतिम शासक। होमवर्क है, आपको कमेंट करना है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रथम और अंतिम शासक है तो जो अगले का प्रथम शासक है उसके अंतिम शासक को निपटाया हुआ है। इसके लिए इसका प्रथम और अंतिम शासक का आपको याद करना है, प्रथम और अंतिम शासक याद करना है। इसके पहले कराया हुआ हूं लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कर जाओगे। अंतिम शासक याद करना, नहीं करोगे तो मैं कल आपको चार्ट में करा दूंगा, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे। मौर्यंस में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सबसे टफ सिस्टम है भाई। इस वक्त एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम है कौटिल्य, जिसको हम लोग बुद्ध, ठीक है, मतलब कौटिल्य, चाणक्य के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं हम लोग, बुद्धगुप्त में बोला जा रहा था, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आप देखते हैं तो कौटिल्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक नहीं है, ये बेसिकली राज व्यवस्था के ऊपर चर्चा करती है। तो ये कहता है क्या है, ये सप्तांग सिद्धांत के ऊपर चर्चा करती है। कौटिल्य में
आपकी सप्तांग सिद्धांत के ऊपर चर्चा है। और सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में बन के आया हुआ है और आ भी सकता है। जो सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग हैं, उनमें एक क्या है, एक है राजा, एक है राजा। राजा की तुलना सिर से की जाती है। देखना, राजा की तुलना कैसे की जाती है, सिर से, मतलब साम्राज्य के सिर से की जाती है, सीधी सी बात है। ठीक, अब आता है दूसरा 7 अंग में है अमात्य। अमात्य को आज के आप मंत्रियों से चर्चा कर सकते हो, और इसको हम लोग साम्राज्य की आंख के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, आंख के रूप में। अमात्य का था, ये जितनी अच्छी सुझाव देंगे भाई, राजा अमात्यों की बात मानते थे। ठीक है, तो जो मंत्री, और जैसे कि देखो, एक अभी हम लोग जो बेसिकली 18 तीर्थों के बारे में चर्चा करेंगे, जो बेसिकली मेजर डिपार्टमेंट हुआ करते थे मॉडर्न पीरियड के। तो उसमें पहला डिपार्टमेंट मंत्री और पुरोहित है, जिसको हम लोग धर्माधिकारी कहते थे। इनकी आचरण की टेस्टिंग की जाती थी। सोचो, इनके आचरण की टेस्टिंग की जाती थी, ये चीज आप लोग को दिमाग में रखना होगा। उपधा परीक्षण मंत्री और जो बेसिकली धर्माधिकारी थे, मंत्री और पुरोहितों की आचरण परीक्षण किया जाता था, जिसका एक मेथड था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता था, वही मंत्री बन सकता था। आज आचरण परीक्षण होता है तो बिल्कुल नहीं। तो आपको नेगेटिव इंपैक्ट एग्जांपल देखो अपने लीडर्स पे, आपको दिखेगा कि महिलाओं के साथ बहुत अनर्गल व्यवहार के एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं। मतलब उसमें क्या ही बोले, हम सबको पता है यार उसमें। ठीक, और ये दुर्भाग्य है, मतलब किसी भी राजनीति में अगर ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे तो फिर पता नहीं है फिर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जनता जितनी जागरूक रहेगी उतना ही समाज कल्याण करेगा। आप जिस दिन जागरूकता अपनी बंद कर दिए, आप जिस दिन विरोध बंद कर दिए, उस दिन चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो राजा हो गया, अमात्य हो गया। ये हमारी हिस्ट्री हमको यही बताती है कि हमको केवल जाति धर्म देख के, ठीक है, वोट नहीं करना है। वोट करते समय ध्यान देना क्या कि भाई हम कहते हैं ना कि हमको अपना हम परंपरा का पालन करना चाहते हैं। तो आपके परंपरा में तो उपधा परीक्षण भी है। वोट देते समय क्यों उपधा परीक्षण नहीं, आचरण परीक्षण क्यों नहीं कर देते? हम लोग कर ही सकते हैं, ये भी तो हमारा परंपरा है, लेकिन नहीं करते हैं। तो बहुत सारी जो हमारी अच्छी परंपरा थी उसको हमने छोड़ दिया, नवीन परंपरा पा लिया। ठीक है, अमात्य होंगे। तीसरी जो हमारे हैं वो ठीक है, तीसरी जो हमारे हैं उसमें आपका आता है जनपद। अमात्य के बाद से जनपद, जनपद ये हो गया आपका जंघा। ठीक है, उसके बाद से अगली बारी आती है दुर्ग। दुर्ग साम्राज्य की बाह के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद से कोस, मुख। ठीक है, उसके बाद से अगला आपका है, ठीक है, बेसिकली ठीक है, सेना। और अगला आपका है सेना। सेना, सेना बेसिकली मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है। और 7वां आपका जो हो जाएगा वो जाएगा मित्र, जो कि आपका कान है। तो हो गया राजा, अमात्य, जनपद। और ये क्रम भी है, इसी क्रम में आपको याद करना है, 5वां, 6ठा, 7वां, इसी क्रम में आपको याद भी करना है। तो राजा क्या हो गया, तो राजा सप्तांग सिद्धांत का पहला पिलर हो गया, और मित्र सप्तांग सिद्धांत का क्या हो गया, अंतिम पिलर हो गया। ठीक है, तो एक तो सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल है, इसका पहला पिलर और अंतिम पिलर कौन है? ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का जो पहला हिस्सा है वो कौन है, 7वें नंबर पर किसकी चर्चा वो है? तो एक तो ये भी आ सकता है, तो 7वां मित्र है। ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सेना, मित्र। ठीक है, कोस, सेना, मित्र। तो सेना का काम, सेना के कभी बल लिखता है, तो सेना क्या आती है, किसी भी साम्राज्य का बाहुबल है, तो बल, बाहुबल मतलब बाह से समझना, क्योंकि बाह रिप्रेजेंट करता है दुर्ग को। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और किससे इनका संबंध है ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग इन सभी चीजों के लिए क्या करेंगे, रेडी रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब 18 तीर्थों के बारे में जो अर्थशास्त्र में चर्चा है, अब लोग सर क्या इन 18 तीर्थ को याद करना है? तो बिल्कुल याद करना है। मेंस में आ जाए तो भले ही कुछ तीर्थों के बारे में लिखो, लेकिन प्रीलिम्स में इन 18 तीर्थों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें पहला तीर्थ जो आपका आता है, ठीक है, वो आपका है मंत्री और पुरोहित। मंत्री और पुरोहित, मैंने पहले ही बताया कि मंत्री और पुरोहित क्या होते थे, धर्माधिकारी होते थे। पुरोहित ये क्या होते थे, धर्माधिकारी होते थे। और धर्माधिकारी को मैंने क्या बताया था कि उनको उपधा परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, उपधा परीक्षण, कभी भी मेंस में लिखना तो उपधा परीक्षण के ऊपर चर्चा जरूर करना। ठीक है, उपधा परीक्षण, उपधा परीक्षण क्या था कि भाई ये एक समझ जाओ, ये आचरण परीक्षण था। इंडायरेक्टली ये क्या था, यह आचरण परीक्षण था।
और इसमें पास होने के पश्चात ही क्या हो सकता था, कोई मंत्री बन सकता था, कोई पुरोहित बन सकता था। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा आपकी इसमें क्या थे, समाहर्ता होता है, ठीक है, समाहर्ता। समाहर्ता के बाद से अगला आपका है सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता के बाद से चौथा जो प्रमुख तीर्थ था वो था सेनापति। किसका प्रमुख होते थे सब अभी चर्चा कर देंगे, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा लिखते पहले। पांचवा आपका युवराज होता था, प्रमुख तीर्थों में युवराज भी शामिल है। छठवें तीर्थ में आपका ध्यान देना, आपका प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शामिल है, ठीक है। सातवें में आपका नायक शामिल है, सातवें आपका कौन शामिल है, नायक। अब देखो समाहर्ता क्या होता था, तो समाहर्ता क्या था, ये आपको राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, राजस्व विभाग का ये बहुत बड़ा अधिकारी था, राजस्व विभाग का अधिकारी था। सन्निधाता कौन था, तो ये राजकोषीय, या हम कहते हैं राजकोष का संरक्षण करता था, या राजकोष का अध्यक्ष था, राजकोष का अध्यक्ष था, या राजकोष प्रमुख था, राजकोष प्रमुख था। सेनापति तो सबको पता भाई ये युद्ध विभाग को संभालता है और सभी सेना का हेड होता है। चतुरंग सेना का क्या होगा, जो हेड होगा वो सेनापति होगा। युवराज क्या था, तो युवराज होता है राजा का लड़का था, तो युवराज को हम लोग उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर देते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी था। तो ये भी नॉर्मली युवराज आप देखोगे, युवराज इस वक्त राज्यपाल के तौर पे काम करते थे। जैसे मैंने उज्जैनी के राज्यपाल के तौर पे हमको देखा था अशोक था, अशोक के समय उसके भी पुत्र राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। ये हम लोग देख लें। प्रतिष्ठा क्या था, तो प्रतिष्ठा फौजदारी, ध्यान देना, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था, यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। नायक कौन था, तो नायक बेसिकली इसका ये सेना का ये भी एक अधिकारी हुआ करता था, सेना का संचालन करता था। बेसिकली इसका काम नगर की रक्षा, नगरीय अधिकारी था ये, ठीक है। ये भी एक सैन्य अधिकारी था, नगर रक्षा करना इसका प्रमुख काम था। ये भी क्या करता था, सेना का संचालन करता था, सेना का संचालन करता था, सेना का ये भी संचालन करता था। तो अब तक हमने 7 देख लिया, अब हम लोग बाकी को देखते हैं, ठीक है। बाकी को देखेंगे तो बाकी में आपका जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रतिष्ठा देखा, प्रतिष्ठा कहता है फौजदारी न्यायालय का वो था। तो इसी तरीके से व्यवहारिक होता है, ठीक है। यहीं पे आगे मैं पहले यही बता दूं, व्यवहारिक, क्योंकि प्रतिष्ठा और व्यवहारिक हारिक अक्सर पेपर में आते हैं। व्यवहारिक, प्रतिष्ठा जो था वो कौन कौन था, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, और व्यवहारिक जो था वो ध्यान देना ये आपका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था, ठीक है। अक्सर क्या करेगा, समाहर्ता और सन्निधाता एक साथ दे देता है, ठीक है। प्रतिष्ठा और व्यवहारिक एक साथ दे देगा और आपसे गलती करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 एक 8 हमने देख लिया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट देखें, ऐसे लाइन से देखते आ रहे हैं, 8वां 9वां 10वां देखते हैं, ठीक है। इसमें एक आपका एक कर्मांतिक, अभी हम लोग देखेंगे कि मॉर्गन्स पीरियड के में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड्स मौजूद थे, दोनों ही व्यापार होते थे, कई सारे कर लगाए जाते थे। तो उद्योग धंधों का ये प्रमुख निरीक्षक होता था, उद्योग धंधों का प्रमुख निरीक्षक था, प्रमुख निरीक्षक था, ठीक है। अच्छा ये हमने देख लिया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो वो है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष। तो नाम से ही है मंत्री परिषद का अध्यक्ष, नाम में ही क्या है, मंत्री परिषद और अध्यक्ष। तो मंत्री परिषद का ये अध्यक्ष था, मंत्री परिषदाध्यक्ष था वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। अब यहीं पे एक नाम आता है दंडपाल और एक का नाम आता है अंतपाल। ये दो नाम पेपर में अक्सर जो इंपॉर्टेंट है पता चलूंगा पेपर में, फिर ये दोनों भी एक साथ देता है, ये दोनों भी एक साथ देगा। तो क्रम कहां कहां देता है, एक तो ये दो एक साथ दे देगा ताकि फंसाया जा सके सन्निधाता और समाहर्ता को, फिर दंडपाल और अंतपाल को एक साथ देता है,
प्रतिष्ठा और व्यवहारिक को एक साथ देखा। दंडपाल क्या था? तो दंडपाल क्या था? बेसिकली दंडपाल का काम था, ये भी एक सैन्य अधिकारी था, सेना को सामग्री जुटाने वाला, मतलब सेना की जो भी जरूरत की सामग्रियां हैं उसको जुटाने का जो काम था वो दंडपाल के पास था। सेना की, ठीक है, सामग्रियों को जुटाना, सेना की सामग्री, वेपन्स वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें शामिल थी, सामग्री को जुटाना इसका काम था। इसका दंडपाल को। अच्छा, दंडपाल हमने देख लिया। अब हमारी बात होती है अंतपाल। अंतपाल क्या था? तो ये सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक था। सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक था। सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक था। ओके, एक बार थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा ताकि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तब तक मैंने क्या किया, जब तक मुझे क्लास पॉज करना पड़ा मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी, मतलब अब मुझे हेडिंग नहीं लिखना पड़ेगा तो टाइम भी बच जाएगा आपका। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है जो 14वां हुआ है दुर्गपाल। आप बोलोगे सर ये याद करना पड़ेगा। याद करना भाई, एक क्वेश्चन आ जाता है, उनको पता है इतना किसी को याद होगा नहीं और वो दे देते हैं। ठीक है, अब हमारी बात है दुर्गपाल। हमने दंडपाल देख लिया, हमने अंतपाल देख लिया, हमारा नेक्स्ट है दुर्गपाल। ठीक है, अब दुर्गपाल क्या ना, आपको लगभग लगभग ना ये चीजें आपकी नाम से ही क्लियर हो रही हैं। दुर्गपाल, पाल मतलब संरक्षक होता है, तो दुर्गों का संरक्षक या दुर्गों का रक्षक जो होगा वो होगा आपका दुर्गपाल। तो दुर्गों का रक्षक या प्रबंधक जो भी कह लो। नागरक, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है नागरक। तो नागरक में नगर वर्ड है, तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट हमारा है प्रशस्ता। तो प्रशस्ता क्या था? तो राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी होता था, कि जो राजकीय आज्ञाएं वो लिखी जाएंगी, तो ये राजकीय आज्ञाओं के लिखने वाला अधिकारी था। प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी। ठीक है, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला। सॉरी, नेक्स्ट है आपका दौवारिक। दौवारिक क्या था? राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। दौवारिक जो था आपका राजमहलों की देखरेख करता था। ओके, नेक्स्ट है अंतरवंशिक, मतलब वंश का क्या करना, प्रति ध्यान रखना, यानी राजा का जो वंश है। तो अंतरवंशिक वंशिक क्या था कि सम्राट का अंगरक्षक हुआ करता था। ठीक है, केवल सम्राट का ही नहीं, ठीक है, मेनली सम्राट का। अंतरवंशिक क्या था? तो सम्राट का अंगरक्षक था ये। अंतर का मतलब पर्सनल से ले रहे हैं आप लोग, अंग रक्षक था, अंगरक्षक। ठीक है, आठवीं क्या था? तो आठवीं बेसिकली आपके वन विभाग के प्रमुख होते थे। वन विभाग के प्रमुख थे, ये मेजर ऑफिसर्स थे, वन विभाग के ये प्रमुख थे। ये इन विभागों के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, ये 18, ये मेजर है। अच्छा, इतने ही नहीं थे, अब चुटफुट की बात करोगे तो 26 अध्यक्षों के ऊपर चर्चा है। जो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 24 अध्यक्षों के ऊपर चर्चा है। ठीक है, खुद मेगास्थनीज बताता है कि बहुत सारी समितियों के माध्यम से शासन चलता था। जो अध्यक्ष थे उनमें कुछ अध्यक्षों का नाम मैंने लिख दिया, जैसे पन्याध्यक्ष, सूराध्यक्ष, शुनाध्यक्ष, गणकाध्यक्ष, आग्राध्यक्ष। इसके अलावा है तो बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आपको कुप्याध्यक्ष मिलेगा, शुल्काध्यक्ष मिलेगा, सूत्राध्यक्ष मिलेगा, लोहाध्यक्ष मिलेगा। तो जो लोहाध्यक्ष था वो लोहा एक धातु है तो धातु विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट कि हम लोग देखेंगे पर्याध्यक्ष। पर्य का मतलब बेसिकली वाणिज्य से संबंधित होता है। पर्य हमेशा वाणिज्य से संबंधित होता है, यानी वाणिज्य अध्यक्ष कौन था? पर्याध्यक्ष। ये क्या था? ये एक वाणिज्य अध्यक्ष था, वाणिज्य अध्यक्ष था। ठीक है, एक सूराध्यक्ष यहाँ पे है, तो ये क्या है? शराब एवं मदिरा चलती रहती थी, तो शराब एवं मदिरा से संबंधित मामलों का अधिकारी था। तो सुर और असुर का पान, शराब क्या है? सुर लोगों का, असुरों का खान पान है। तो ये क्या है? शराब, ठीक है, वो मदिरा संबंधी मामलों का अधिकारी था। संबंधी मामलों का अधिकारी था। ठीक है, शराब एवं मदिरा संबंधी मामलों का अधिकारी था। सूनाध्यक्ष, ठीक है, सब कुछ सूना लगे,
कहां पे? बूचड़खाने में। तो ये बूचड़खाना अध्यक्षता, बूचड़खाना अध्यक्षता। भाई अखिल भारतीय शासन स्टेब्लिश हो रहा है तो उसको और केंद्रीकृत, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ही प्लान्ड वे में काम करना पड़ेगा। गणिकाध्यक्ष, तो गणिका का संबंध बेसिकली क्या होता है? वेश्याओं से होता है। तो गणिकाध्यक्ष क्या था कि वेश्याओं से संबंधित विभाग था, यानी वेश्यावृत्ति इस समय प्रचलित थी, वेश्याओं से संबंधित विभाग था, वेश्याओं से संबंधित विभाग था। नेक्स्ट आपका क्या है? आकरा अध्यक्ष, और ये खानों का क्या था? अध्यक्ष था। बहुत सारी खाने थी इस ड्यूरेशन में, तो खानों का अध्यक्ष था, खानों का अध्यक्ष था। इसी तरीके से आपका एक आता है, अब यहां पे स्पेस नहीं है, पौतवा अध्यक्ष। आप लोग कहीं नोट करना, वो माप तौल का अधिकारी हुआ करता था। एक था लक्षणाध्यक्ष जो कि छापे खाने का अध्यक्ष था। ये दो नाम और याद करना आप लोग, पौतवाध्यक्ष जो कि माप तौल का अधिकारी था, और एक आप याद करना लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष के बाद में बारे में और सीताध्यक्ष के बारे में अभी मैं जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लिया। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्तरीय रूप था, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे तो भाई सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर केंद्र था। और शासन व्यवस्था कैसी थी? तो केंद्रीकृत थी। तो केंद्र कई सारे क्या था? प्रांतों में डिवाइड था। केंद्र कई सारे प्रांतों में डिवाइड था, और जो प्रांतपति या गवर्नर हुआ करते थे वो नॉर्मली जो राजकुमार होते थे, जो राजपुत्र होते थे, वही होते थे। ये प्रांतपति कौन होते थे? ये तो भाई इसका हेड कौन हो गया? राजा हो गया, सम्राट हो गया। और प्रांतपति कौन थे? नॉर्मली उत्तराधिकारी, यानी राजा के पुत्र, राजपुत्र जो होते थे ये प्रांतपति बनते थे या गवर्नर बनते थे। ठीक है। अब प्रांत के नीचे क्या था? प्रांत को कई सारे मंडलों में डिवाइड किया गया था। मंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको हम लोग प्रादेशिक कहते थे। क्या कहते थे? उसको हम लोग प्रादेशिक कहते थे। मंडल में कई सारे जिले होते थे, ठीक है, ध्यान देना, जिसको हम लोग आहार या विषय कहते थे, आहार या विषय। और आहार या विषय का जो बड़ा अधिकारी था वो प्रतिष्ठा था, प्रतिष्ठा था। जिले में कुछ और भी अधिकारी थे, जैसे रज्जु और युक्त, ये भी जिले स्तरीय अधिकारी थे, लेकिन जो मेजर बड़ा अधिकारी था वो प्रतिष्ठा था। ओके, वो प्रतिष्ठा था आपका। ओके, वो कुछ बीच में स्लाइड होके स्पेस गैप दिख रहा था वहां पे। ठीक, तो हमने आहार और विषय को देख लिया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे स्थानीय की बारी आती है। स्थानीय एक डिवीजन क्या था अगला? स्थानीय नाम का था। स्थानीय क्या था? ये 800 ग्रुप, 800 विलेजेस का ग्रुप था, 800 विलेजेस का ग्रुप था। स्थानीय के बाद से आपका आता है द्रोणमुख, द्रोणमुख आता है। द्रोणमुख क्या था? ये 400 विलेजेस, 400 गांवों का ग्रुप था, 400 गांवों का ग्रुप था। आइए, ठीक है, 400 गांवों का ग्रुप हो गया। अब द्रोणमुख की हम लोग बात करें हम लोग आगे, तो एक था आपका खारवटिक। खारवटिक, खारवटिक क्या था? ये 200 विलेजेस का ग्रुप था। आप सोचो कि कितना हिस्से में बांटा गया था। अखिल भारतीय साम्राज्य को चलाना कितना टफ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं भाई प्रशासनिक व्यवस्था कितनी जटिल है। खारवटिक बाद से एक है आपका संग्रहण। संग्रहण क्या था? ये 10 ग्रामों का, 10 विलेजेस का ग्रुप था। तो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस में 800, 400, 200 और 10 इस हिसाब से डिवीजन है। ठीक है, तो संग्रहण था। और सबसे छोटा जब एक गांव की बात करेंगे तो ग्राम आएंगे। तो ग्राम के बारे में लोग क्या कह सकते हैं कि ग्राम क्या रही होगी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रही होगी। सबसे छोटी इकाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो केंद्र प्रांत में, प्रांत मंडल में, मंडल आहार या विषय में, जिसको जिला कहते थे, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और मान। अब देखो यहां पे समझना होगा, प्रशासनिक व्यवस्था भाई केंद्र ऊपर से देख रहा है, तो प्रशासन कैसा था? एक पूर्णतया केंद्रीकृत। तो पहली विशेषता क्या आ गई? पूर्णतया केंद्रीकृत था, पूर्णतया केंद्रीकृत था। जैसे हम लोग अशोक के ड्यूरेशन में हम लोग राज्यों का क्रम भी पाते हैं। जो राज्य थे
उनके ऊपर भी चर्चा है। उत्तरापथ प्रांत, दक्षिणापथ प्रांत, कलिंग प्रांत, ठीक है, अवंती प्रांत, प्राची जिसको हम लोग मध्य देश कहते हैं वो प्रांत। तो यानी प्रांतों का डिवीजन। तो 5 प्रांत हमने देख लिया अशोक का जो साम्राज्य डिवीजन था। तो प्रांत, अब इनमें अलग अलग क्या होता है, राजपुत्र रहेंगे जो संचालन करेंगे। राजपुत्र यानी बेसिकली गवर्नर के पद पे जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो पूर्णतया केंद्रीकृत था। अब यहां पे एक अधिकारी है, ठीक है, दंदना, एक अधिकारी गोप एवं स्थानिक नामक अधिकारी थे जो ग्राम एवं जनपद के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। ये देखो ग्राम, ठीक है, और जनपद कहां पे है, तो ये आपका हो गया आहार एवं विषय, आहार एवं विषय। तो गोप एवं स्थानिक नामक बेसिकली जो अधिकारी थे, गोप एवं स्थानिक, ये पेपर में क्वेश्चन आया है, गोप और स्थानिक। गोप एवं स्थानिक नामक अधिकारी क्या थे, ये ग्राम एवं जनपद के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। ठीक है, ग्राम एवं जनपद के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। ओके, ये बात समझ गए। आगे बात अपन लोग देखेंगे मौर्यंस ड्यूरेशन का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसा था। मौर्यंस ड्यूरेशन का इकोनॉमिक सिस्टम, तो मौर्यंस में एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर तो हो रहा है, तो एग्रीकल्चर यहां भी था, ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे टैक्स हमको देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी, ये कहीं ना कहीं यहां पे अब काम दासों के द्वारा काम कराया जाता था, दासों के द्वारा काम कराया जाता था, ठीक है। और ये जो दास होते थे, धनराज ड्यूरेशन में दासों की स्थिति देखो, अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। हालांकि दासों की बहुत दयनीय स्थिति नहीं थी, अभी सामाजिक, अब ये चीज फिर समाज में नहीं पढ़ाऊंगा। दासों की यहां पे मैंने लिखा भी होगा कहीं। तो अर्थशास्त्र क्या कहती है, अर्थशास्त्र कहती है, अर्थशास्त्र कहती है कि टोटल 9 प्रकार के दास थे, टोटल 9 प्रकार के दासों पे चर्चा करती है, 9 प्रकार के दासों पे चर्चा करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इन दासों का प्रयोग बेसिकली घर के काम में या फिर एग्रीकल्चरल वर्क्स में लगाए जाते थे। तो खेती जो इसमें करते थे बेसिकली वो दासों के द्वारा खेती किया जाता था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या था कि भाई जो इरिगेशन सिस्टम डेवलप था, इरिगेशन सिस्टम डेवलप था। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है, एक आपको लेक मैंने पढ़ाया था, वो है सुदर्शन लेक, जानना सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक सौराष्ट्र में क्यों बनाया गया होगा, आप खुद सोचो ना, कि स्विमिंग पूल तो ये है नहीं कि हम बनवा दे भैया हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ावा देगा, इसलिए तो बनाया नहीं गया होगा। तो बेसिकली इसमें शुद्ध जल था, तो एग्रीकल्चर करने के लिए आसान था, पेयजल संरक्षण था। तो कृषि की महत्ता यहां से पता चलती है कि हम लोग एक झील ही जब हमारा एक गवर्नर बना रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस मॉडर्न ड्यूरेशन में ज्यादा रही होगी। अब मैंने आपको बताया कि भाई स्लेव्स के द्वारा एग्रीकल्चर क्या करता था, तो टाइप्स ऑफ स्लेव्स भी पेपर में आ सकता है कभी, ध्यान देना। तो दयागत नामक एक स्लेव्स था जिसको हम लोग कहते थे, ये पैतृक संपत्ति के रूप में होता था, पैतृक संपत्ति के रूप में दास होता था, मतलब इसका भी हिस्सा लगता था बेटों में, ठीक है। पैतृक संपत्ति के रूप में 2 बेटे 4 दास है तो 2-2 ले लेते थे लोग, ये पैतृक संपत्ति के रूप में हुआ करते थे। तो दास क्या है, दास की ये सोसाइटी से संबंधित है और इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, तो आप देख लिए वहां पे। ध्वजाहत नामक एक दास हुआ करता था, याद रखना, एक दास था जिसका नाम था, जिसको हम लोग ध्वजाहत कहते थे। तो ये क्या करते थे, युद्ध में जीता हुआ दास। तो जो लोग युद्ध में बंदी बनाए जाते थे उनको जेल से उसी शर्त पे छोड़ा जाता था कि भाई ठीक है आपको जेल से निकाल देंगे लेकिन आप हमारा दास बन के रहोगे। तो युद्ध में जीता हुआ दास, मतलब हमने जिस क्षेत्र पे लड़ाई किया तो उस क्षेत्र के दासों को जीत लिया, तो वो भी दास का काम करते थे, बंदी भी काम करते थे, ये बेसिकली युद्ध बंदी होते थे। क्रीट, क्रीट नामक दास क्या होते थे, तो क्रीट या क्रीत इसको कहते हैं, क्रीत नामक दास जो हुआ करते थे वो खरीदा हुआ दास था, यानी दास व्यवस्था इसमें डेवलप थी, खरीदा हुआ दास था। अभी आप
दासों का पूरा ड्यूरेशन ही देखोगे, खरीदा हुआ दास, गौरी के दासों का ड्यूरेशन ही था, जिसको हम लोग दास वंश के नाम से या गुलाम वंश के नाम से जानते ही हैं, ठीक है, मामलुक वंश। तो ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड कैसी थी, ठीक है। तो भूमि के ऊपर जब हम लोग चर्चा करेंगे, भाई लैंड का डिवीजन, आज हम लोग क्या करते हैं, बंजर भूमि, ये भूमि, वो भूमि, आज हम लोग डिवीजन करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसकी सिंचाई कर सकें, उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट कर सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी का आकलन कर सकें। तो अगर यहां भी भूमि का डिवीजन है तो क्या रीजन रहा होगा? तो रीजन यही रहा होगा कि एग्रीकल्चरल उत्पादकता के हिसाब से। अब देखो टाइप्स ऑफ लैंड दो टाइप का होता था, एक तो प्राइवेट यानी निजी भूमि, निजी भूमि मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, ये परंपरागत तौर पे क्या होगा कि अपने पुत्र में आपके ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है गवर्नमेंट भूमि, सरकारी भूमि। तो जो गवर्नमेंट लैंड था उसको हम लोग सीता नाम से जानते थे, सीता भूमि के नाम से जानते थे, सीता भूमि, ठीक है। और इसीलिए एक सीता नामक टैक्स लिया जाता था जो कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। तो सीता टैक्स के बारे में अगर आपसे चर्चा मिले कभी, तो सीता टैक्स क्या था कि जो राजकीय भूमि थी, जो सीता भूमि थी, उससे प्राप्त आय, वो सीता आपका हो गया कर हो गया। सीताध्यक्ष नामक एक जो 26 अध्यक्षों के ऊपर मैंने आपको चर्चा करा था, तो उसमें सीताध्यक्ष नामक एक अधिकारी भी था जो कि राजकीय भूमि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, टैक्स का मैनेजमेंट यही करता था, ठीक है। तो हमने प्राइवेट भूमि भी थी, गवर्नमेंट भूमि भी थी, सीताध्यक्ष क्या है, सीता भूमि क्या है, ये सब समझ लिया। अब जो नीचे आपको 4 डिवीजन दिख रहा है लैंड का, कुष्ठ भूमि, आकृष्ट भूमि, स्बल भूमि और आदिव मातृक भूमि, ये डिवीजन कहां देखने को मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र में मिलता है। अब कैसे आपको देखने को मिलेगा? तो कुष्ठ भूमि, कुष्ठ भूमि क्या थी? तो ये जुती हुई भूमि थी, जुती भूमि थी। आकृष्ट भूमि क्या थी? तो ये बिना जुती हुई भूमि थी, है ना, ये बिना जुती भूमि थी। स्बल भूमि क्या थी? तो ये ऊंची भूमि थी, ऊंची भाई भूमि थी। इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र पे फैला है तो लैंड टाइप्स ऑफ लैंड्स भी ज्यादा रहेंगे। और आदेव मातृक भूमि वो कहते थे जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, यानी कम पानी में भी जहां पे अच्छी खेती होती थी, जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसको हम लोग कहते थे आदेव मातृक भूमि, जहां बिना वर्षा के भी अच्छी भूमि होती थी, जहां बिना वर्षा के भी अच्छी भूमि होती थी। ठीक है, अच्छी कृषि होती थी, ठीक है, वो आदिव मातृक भूमि थी। इस डिवीजन में ट्रेड भी व्यापक था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड देखने को मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके एग्जांपल्स में आप मेगास्थनीज एक बात कहता है यहाँ पे एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था, एग्रोनोमोई नामक, जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन 2021 या 22 में आया हुआ है, एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था। तो एग्रोनोमोई एक ऐसा अधिकारी था, एग्रो से एग्रीकल्चर में समझना, ये क्या था, ये बेसिकली आपका सड़क निर्माण या मार्ग निर्माण अधिकारी था। ये क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो शासन कभी भी मार्ग का निर्माण क्यों करती? भाई आजकल आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों बना रहे हो, ठीक है, तमाम एक्सप्रेसवे क्यों बना रहे हो? ताकि उस संबंधित क्षेत्र का विकास हो सके, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल सके। तो एग्रोनोमोई मार्ग अधिकारी था ये। और इस में कई सारे इंटरनल मार्ग मिलते, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ। एक मार्ग था जो बेसिकली दक्षिण में प्रतिष्ठान से श्रावस्ती को कनेक्ट करता था। यानी इसमें बड़े बड़े मार्क्स थे जो बताता कि एग्रोनोमी मैनेजमेंट करता था, और इसका रीजन क्या होगा? इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देना। बोर्ड्स वगैरह पाई गई बताती एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इस समय भाई क्या है, अशोक कई सारे विदेशी राज्यों पर चर्चा कर रहा है, तो उनसे संबंध तो रहा होगा ना, संबंध कैसा रहेगा? एक्सटर्नल ट्रेड। बिंदुसार क्या कहता है? सूखी अंजीर दो, शराब दो, दार्शनिक दो, फ्री में दो, यानी ट्रेड होता रहा होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड्स मिलती हैं, इसके एग्जांपल मिलते हैं। तो ट्रेड सिस्टम समझ गए? हाँ भाई ट्रेड सिस्टम था। अच्छा ट्रेड था तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली थी या क्वाइंस थे? तो इस समय कई सारे क्वाइंस की चर्चा मिलती है। हालांकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ही प्रयोग में लाए जाते रहेंगे ट्रेड में। आहत सिक्के बेसिकली समझना कि
कोई एक डिजाइन है उसको आहत करके उसको पीट के बनाए जाते थे, वही साइन उस सिक्के पे छप जाता था। ठीक है, अब बताइए कि सर किस किस टाइप के सिक्के होते थे, लोहे के सिक्के होते थे क्या? तो देखो टाइप्स ऑफ सिक्के में, तो गोल्ड के भी यहां पे आपको सिक्के दिख जाएंगे, सोने के भी सिक्के यहां पे थे, स्वर्ण सिक्के भी थे यहां पे। जो स्वर्ण सिक्के थे उनको निस्क और स्वर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुगल का मौर्य काल में गोल्ड के सिक्के को हम लोग निस्क एवं स्वर्ण कहते थे, निस्क प्लस स्वर्ण के नाम से जानते थे, निस्क और स्वर्ण के नाम से जानते थे, ध्यान देना। ठीक है, निस्क और स्वर्ण के नाम से। इस समय जो चांदी के सिक्के थे, याद रखना मेरे भाई, इस समय चांदी के भी सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्के को करशापड़ के नाम से जानते थे, कारशापण के नाम से जानते थे। इस समय ध्यान देना, कारशापण या धारण भी कहते थे। तांबे के भी सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के को किस नाम से जानते थे? तो तांबे के सिक्के को इस समय हम लोग माजक के नाम से जानते थे। माजक, माजक क्या था? ये तांबे का सिक्का था। तो ये मेजर क्वाइंस हो गई, हम लोग को समझना होगा कि माजक क्या था? तांबे का सिक्का था। करशापड़ क्या था? चांदी का सिक्का था। निस्क और स्वर्ण क्या था? ये गोल्ड क्वाइंस थी। ये कैसी क्वाइंस थी? तो ये गोल्ड क्वाइंस हुआ करती थी। ये हम लोग समझ गए। अच्छा, इतना ही नहीं, अब ध्यान देना, जो मेनली यूज होता था वो चांदी एवं तांबे का सिक्का होता था, मेनली गोल्ड का सिक्का यूज नहीं होता था। और प्रधान सिक्का जो था मौर्यन पीरियड का, वो पण नामक सिक्का था। तो पण जो सिक्का था, पण नामक, ये प्रधान सिक्का हुआ करता था। मतलब मेजरली जो यूज होता था वो पण का यूज होता था। इसको हम लोग रुपयक के नाम से भी जानते थे। इसी को हम लोग क्या कहते थे? रुपयक के नाम से भी जानते थे, रुपयक के नाम से भी, या रुपयक के नाम से भी जानते थे। आजकल के रुपए से ये मिक्स मैच करना आपको, ठीक है। तो रुपयक के नाम से भी हम लोग जानते थे। और टक्स, यानी अब क्वाइंस बन रही हैं तो टकसाल होगा, और टकसाल है तो टकसाल का अध्यक्ष होगा। तो राजकीय टकसाल के अध्यक्ष को हम लोग लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे। क्या? लक्षणाध्यक्ष। ये क्या था? लक्षणाध्यक्ष। तो ये राजकीय टकसाल का अधिकारी होता था, राजकीय टकसाल अधिकारी होता था। अब मौर्यन सोसाइटी की बात करें तो मौर्यन सोसाइटी में देखो, पहले जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। इसमें थोड़ी सुधार देखने को मिलती है, लेकिन नाम मात्र का, नाम मात्र का। जैसे अभी भी महिलाओं को अब बाहर निकलने पे जो पहले प्रतिबंध था वो प्रतिबंध अभी भी था। अब महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, बाहर जाने की इनको स्वतंत्रता नहीं थी। जाना था तो उनको अपनी किसी सुरक्षा के साथ, यानी अपने पति या बेटे के साथ जाना था। ठीक है, तो महिलाओं की यानी स्वतंत्रता के साथ घूमने की जो आजादी थी वो खत्म थी। तो अब स्वतंत्र विचरण वो नहीं कर सकती, बाहर जाने की स्वतंत्रता उनको नहीं थी। सती प्रथा विद्यमान थी, कई सारे यूनानी साक्ष्य बताते हैं सती प्रथा मौर्यन पीरियड में विद्यमान थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी दुर्लभ रही होगी। इस समय क्या है, एक चीज समझ जाना कि जो स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी उनके लिए एक टर्म्स का यूज किया जाता था, और उसको वो नाम था अनिष्कासनी। निष्कासन का मतलब क्या है? बाहर। तो अनिष्कासनी कहा जाता था उनको, अनिष्कासनी। तो अनिष्कासनी महिलाएं कौन थी? जो बाहर नहीं जाती थी, जो बाहर नहीं जाती थी। ठीक है, हमने आपको गणिकाध्यक्ष पढ़ा था। गणिकाध्यक्ष मतलब विषयों का जो डिपार्टमेंट था उसके अध्यक्ष, डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, बेसिकली विषयों के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो आपके गणिकाध्यक्ष थे। तो यानी गणिका सिस्टम, वेश्यावृत्ति सिस्टम प्रचलित थी। गणिकाओं को रूपा जीवा कहते थे इस समय। ठीक है, गणिकाओं के कहते थे, गणिकाओं के लिए टर्म्स आता था रूपा जीवा, कहीं नोट करना, रूपा जीवा। रूपा जीवा किसे कहते थे? तो ये गणिकाओं को कहा जाता था, गणिकाओं को। ओके, गणिकाओं को कहा जाता था। दासों की स्थिति हमने ऑलरेडी चूंकि चर्चा कर दी है, तो क्या ही बताएं। अर्थशास्त्र में कुल 9 दास थे। हालांकि मेगास्थनीज कहता है कि दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। मेगास्थनीज क्या कहता है कि स्लेव्स नहीं थे, नो स्लेव्स। मेगास्थनीज जब भारत के समाज की चर्चा करता है तो एक बात और भी बताएगा कि भाई स्लेव्स नहीं थे, और भारत का समाज में कुल 7 जातियों में डिवाइड था। जो भारत के समाज में जो 7 जातियां थी अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, वो कौन कौन सी जातियां थी? तो उसमें नाम आता है आपका दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, जो 7 जातियां थी वो था आपका दार्शनिक,
किसान, अहिर, ठीक है, ध्यान देना, दार्शनिक किसान, ठीक है, अहिर, कारीगर, अहिर के पास एक दिमाग में रख जाओ, कारीगर, ठीक है, निरीक्षक, निरीक्षक, दार्शनिक, किसान 2, अहिर 3, 4, 5, निरीक्षक हो गया। शिल्पी था, कारीगर और शिल्पी तो एक ही हो गया ना, कारीगर और शिल्पी वर्ग एक ही था उसका, कारीगर एवं शिल्पी वर्ग, ठीक है। तो निरीक्षक के बाद से हमको एक सैनिक वर्ग था और एक सभासद वर्ग था, सभासद वर्ग था। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 थे, ठीक है। इन 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है कौन? मेगास्थनीज। ये कहता है 7 जातियां थी ये भी एक सोशल इंफॉर्मेशन हो गई भाई, ये प्रमुख जातियां रही होंगी। अब दासों की स्थिति हो सकता है बहुत बेकार ना हो, इसलिए दासों के ऊपर कहता है मेगास्थनीज की चर्चा नहीं थी। समाज में कौन सी मेजरली भाषा बोली जाती थी? तो अशोक की जो अभिलेख है बेसिकली पाली भाषा में है, यानी सर्वसामान्य जो भाषा रही होगी वो पाली भाषा रही होगी। संस्कृत प्रयोग में रहती होगी लेकिन वो ऊपरी वर्ग की भाषा रही होगी, ठीक है। मेजर जो भाषा होगी वो पाली होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसीलिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो हमने आज पूरी मौर्यंस को कंप्लीट कर लिया। अब हमको मौर्यंस पीरियड में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मौर्य समाज का पतन मैंने पहले आपको बता दिया था। अब मौर्यंस पीरियड के क्वेश्चन जरूर लगाना इन 2 क्लासेस को देखने के बाद, ठीक है। लगभग 2 घंटे आपकी क्लास हो गई, 1 घंटा 56-57 मिनट का, 10 मिनट तो इसमें बेकार ही होगा। आप मान लो कि कोर क्लास 1 घंटा 40 मिनट की है, आप इसको स्पीड में नहीं देख पाओगे क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेटिंग मैंने पहले से की थी। तो 1 घंटा 40 मिनट दो और पूरी मौर्यंस की क्वेश्चन लगाओ, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। विश्वास मानो एक एक क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि भैया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, कई जगह मुझे खुद भी नोट्स का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। मतलब फैक्ट ज्यादा हो जाते भाई, कितना कोई याद रखेगा, ठीक। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जरूर बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा सा मिडवल छोड़ेंगे, कुछ नया टेस्ट उठाते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तो मैं भी हिस्ट्री लगभग 30 क्लास के ऊपर हो गई थी हिस्ट्री, तो बोर हो गया हूँ मैं। 5-7 क्लास में 5 क्लास 4 क्लास जो भी अगला लगे इंसिडेंट कंप्लीट करा के, या तो बहुत बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर की 15-20 दिन लगातार क्लास लूंगा, 20 दिन 25 दिन लगातार फिर क्लास लूंगा करंट अफेयर की, या फिर आपकी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।